हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की प्रिपरेशन शून्य से कैसे स्टार्ट करें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 फेज होते हैं एग्जाम के। और लगभग एक साल में, यानी आपका मई में नेक्स्ट एग्जाम जो होगा 25 मई को होगा। मेंस होगा आपका सितंबर महीने में, इंटरव्यू होगा आपका जनवरी फरवरी में। तो इतने लंबे समय तक आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके एक साल पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और फेलियर्स यानी सफलता असफलता के मायने को अगर समझा जाए कि यूपीएससी में सफलता असफलता के मायने क्या हैं, कैसे इतने ज़्यादा सिलेबस को हम टारगेट करें, किन किताबों से पढ़ें, ये सारे दिमाग हमारी प्रिपरेशन के दौरान और प्रिपरेशन के यानी जब तक हम सफल नहीं होते हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। अब हम कैसे एक राइट गाइडेंस के द्वारा या राइट स्ट्रेटजी के द्वारा हम ये तीनों फेजेस को पार कर सकते हैं। सबसे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन जिन लोगों को भी करनी है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, है ना, वर्क प्रोफेशनल हो, या कार्य करने वाले लोग हो, नौकरी पेशा करने वाले हो, या सिंपल स्टूडेंट हो जिनका पेशा ही सिर्फ प्रिपरेशन करना है, या बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके फेलियर्स हों जिनको लास्ट अटेम्प्ट या दूसरा चौथा अटेम्प्ट बैठना है और राइट गाइडेंस की तलाश है, तो आप एक राइट चैनल पे आए हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा सकूं। देखो, यूपीएससी एक ऐसी प्रिपरेशन है जो आपको एक ट्रैप में फंसाती है। ट्रैप में जैसे आपने इस बार प्रीलिम्स दिया और आपका प्रीलिम्स किसी कारणवश नहीं हुआ, चाहे वो सीसेट रुका हो या फर्स्ट पेपर रुका हो, या आपके हिसाब से जो आपने प्रिपरेशन करी हो वो प्रीलिम्स के पेपर से मैच नहीं करी, तो आप फेल हो गए, है ना। फिर अगले साल आप प्रीलिम्स देंगे, फिर नहीं हुआ तो फिर अगले साल प्रीलिम्स देंगे, या प्रीलिम्स हो गया, आप मेंस की तैयारी आपकी बेहतर नहीं है, तो आपने प्रीलिम्स तो किसी तरह पास कर लिया, मेंस जब देने बैठे तो आपका मेंस अच्छा नहीं हुआ, फिर आपको प्रीलिम्स देना है, फिर आपको मेंस देना है। उसी प्रकार फिर अगर आपने कहीं इंटरव्यू तक पहुंच गए, बहुत सारे, जैसे मान लिया 800 वैकेंसी हैं, तो बहुत सारे लोग, करीब 2000 लोग इंटरव्यू देते हैं। मान के चलिए 800 वैकेंसी हैं तो लगभग 1800 से 2000 लोग इंटरव्यू देते हैं। इनमें 800 ही सेलेक्ट होने हैं, यानी 1200 लोग फिर से प्रीलिम्स देंगे, किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, है ना। मोटिवेशन कैसे रखना है, कैसे अपने आप को तैयारी के लिए मोटिवेट रखना है, तो वो सारी चीजों के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप चर्चा करते हैं। शून्य से प्रिपरेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने कोई भी तैयारी करी हो, अभी तक आपने कुछ भी किया हो, उसको आपको भूल जाना है, दरकिनार करना है, क्योंकि आपने जो भी तैयारी करी होगी वो यूपीएससी के लिहाज से बिल्कुल अलग रही होगी। अब आपको क्या करना है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आपको चाहिए आपकी जीवन शैली में बदलाव। अगर जीवन शैली आपकी बदली तो आपके लिए तैयारी आसान हो जाएगी, अगर नहीं बदली तो आपके लिए तैयारी यही मुश्किल हो जाएगी। अब प्रीलिम्स का आपको सिलेबस पता है, लगभग 8 टॉपिक्स में बांट के रखा है प्रीलिम्स को। जैसे आपके हिस्ट्री और हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, एनवायरमेंट स्टडीज, साइंस एंड टेक, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेट करके सवाल आते हैं। लेकिन अगर टॉपिक में इनको बांटा जाए और सब्जेक्ट वाइज अगर डिस्क्राइब किया जाए तो लगभग 18 सब्जेक्ट बन जाते हैं, जिससे आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर के फर्स्ट पेपर में। और आप, अगर आपका, एक सेकंड, अगर आपके लगभग 87 से 95 नंबर के बीच में आ जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स हो जाता है। 87 लगभग जनरल की मेरिट गई थी, अगर इतने नंबर आ जाते हैं यानी 50% से कम आपके नंबर आते हैं तो आपका प्रीलिम्स हो जाता है। दूसरा पेपर सीसेट का है, और ये प्रीलिम्स वनडे टाइप का एग्जाम होता है। सीसेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, लगभग 30 ही क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, और लगभग बाकी बचे क्वेश्चन 20 के आसपास आपको रीजनिंग के होते हैं। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं और इसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, यानी आपको 67 नंबर लाके इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आप सीधे लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने लगते हैं, लक्ष्मीकांत या जो भी बड़ी बड़ी बिपिन चंद्रा, ये सारी बुकें पढ़ने लगते हैं, और वो बेसिक को ध्यान में नहीं देते हैं। हिंदी माध्यम में सबसे बड़ा फेलियर का कारण यही है कि वो अपना बेसिक मजबूत नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उनको लगता है यार सिंपल सी चीज है, इसको क्या पढ़ना, और इसमें कौन सी ऐसी तोप है जो हमारे
और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो ये सारे उनको तर्क देने लगते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और बेसिक स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपका मेंस बहुत इजी हो जाएगा आपको लिखने के लिए। और प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपका एनसीईआरटी से मैच करेगा। जो एनसीईआरटी की लेखन शैली है, जो उसकी शब्द संक्षेपण है, या उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, वो आपको प्रीलिम्स में बहुत मदद करती है। तो इसलिए आपको कम से कम बेसिक करते समय 3 से 5 महीने आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी आपने नहीं करी और सीधे आप स्टैंडर्ड बुक्स पे पहुंच गए, तो ये मान के चलिए आप सिर्फ अटेम्प्ट गिनते और देते रह जाएंगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, ये 100%। और एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, घोल के पी जाना है। आपकी आप दिमाग में बैठी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज का, कक्षा 7 की हो, कक्षा 6 की हो। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब वो एनसीईआरटी को पहली बार पढ़ेगा तो इस तरह के सिलेबस से वो जिंदगी में पहली बार रूबरू होगा कि यार ऐसा भी होता है। आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़िए, आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़िए, आपको इतनी ज्यादा सीखने को चीजें मिलेंगी कि आपने अपने ग्रेजुएशन के स्तर तक आपने नहीं सीखा होगा। प्रीलिम्स की तैयारी हो या मेंस की तैयारी हो या इंटरव्यू की तैयारी हो, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको शुरुआत करनी है एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी बेसिक वाली कम से कम 6 से लेकर के 12 तक। अगर आपको शर्म आती है 6-7 की एनसीईआरटी पढ़ने में, तो 9 से 12 तक तो आपको करनी ही चाहिए। अगर पॉलिटी के 6-7 क्वेश्चन या जियोग्राफी के 6-7 क्वेश्चन को देखें तो लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास, पूरे 100 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन सिंपल क्लास के आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम, हर एग्जाम में एनडीए आप बैठते हो, आप सीडीएस बैठते हो, कोई भी एग्जाम बैठते हो, आपको वहां एनसीईआरटी का 100% बेनिफिट मिलेगा अगर आपने बहुत सीरियसली से एनसीईआरटी करी है। एनसीईआरटी कर लेने का मतलब आपने 40% सिलेबस को आपने घोर के पी लिया है। आपने क्या किया? 40% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको करिए। आपकी वहां से थिंकिंग अप्रोच, जो थिंकिंग पावर है वो बदलेगी। जो आप रील्स वगैरह देखते हैं, फेसबुक पे कॉलम पढ़ते हैं और उद्वेलित हो जाते हैं, तो वो आपको बदल जाएगी। वो आपको सोचने समझने की क्षमता आएगी। जब भी आप कोई कॉलम या न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि ये भला व्यक्ति ये सारी चीजें कहता है, ये इसका माइंडसेट है और इनसे ऐसी चीजें निकलती हैं। जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपकी चीजें समझ में आने लगेगी कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया गया है, ये डिमांड कर रहा है, इसके ये जो सारे आंसर हैं ये ऐसे ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करेंगे आपको प्रीलिम्स की तैयारी, तब आपके दोनों पेपर यानी जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पेपर आपका 40% एनसीईआरटी तैयार हो जाएगा। जैन आप हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्र, सतीश चंद्र, रामशरण शर्मा, जयश्री माली या यूनिक स्पेक्ट्रम कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं, या दृष्टि पब्लिकेशन की, विजन आईएएस के नोट्स के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सीमित संसाधन लेके चलने हैं। आपको अपने जो एग्जाम की जो आपकी बुक्स की लाइब्रेरी है, यानी जहां आप बुक रखते हैं, वहां सबसे पहले आपको रखना है एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी एनसीईआरटी को रिगरस यानी बहुत कठोर परिश्रम के साथ उनको ठीक से कर लेना है, तो आपकी 40% प्रिपरेशन हो जाएगी। ये सेकंड पेपर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आप कॉलम्स को, द हिंदू, है ना, मतलब ये अवॉइड करना शुरू करिए कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जब आप जीएस फर्स्ट पेपर में इतने सारे टॉपिक को सीख सकते हैं, तो आप इंग्लिश को आराम से सीख सकते हैं। मैथ के जो सिंपल टॉपिक हैं, ठीक है, उन पे भरसक प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पेपर को देखें, सिलेबस को देखें, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे रहे हैं उनको देखना है। रीजनिंग आप अपनी मजबूत करना है, कम से कम बेहतर तरीके से आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। और प्रीलिम्स कुछ नहीं है, प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। आपको कम से कम 20 से 40 हजार क्वेश्चन करके जाने हैं फर्स्ट और सेकेंड पेपर में। तो आप ये मान के चलिए प्रीलिम्स में आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। ओके, आपको प्रैक्टिस की डिमांड ज्यादा होती है। वनडे टाइप का एग्जाम है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें आपकी पकड़ से बाहर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो प्रीलिम्स के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जरूर करनी है। एनसीईआरटी कर लोगे तो आपको चीजें आसान आ जाएंगी।
आपकी चीजें पकड़ में आएंगी। सिलेबस को अपने डेस्क पे रखना है, प्रीलिम्स का, मेंस का सिलेबस अलग डेस्क पे रखना है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, यानी सिलेबस करिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ने के बाद अगर 30 से 35% तक आप सॉल्व कर ले जाते हैं, तो ये मान के चलिए आप एक राइट ट्रैक पे हैं और आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। आपको ना तो कोई कोचिंग करने की जरूरत है। देखो, कोचिंग से, बिना कोचिंग के भी लोग आईएएस बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, एक राइट गाइडेंस और राइट ट्रैक पे चलते हैं। जो उनके पास संसाधन है उनका भरपूर दोहन करते हैं। वो ज्यादा ये नहीं सोचते कि फला किताब ले लेनी चाहिए, ये किताब। वो उनके पास अगर एक क्वालिटी की एनसीईआरटी है तो वो वही को रिगरस प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको ये करना है। दूसरा, मेंस में आपको क्या करना है? मेंस में 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। एक तो होता है इंग्लिश का, और दूसरा ज्यादातर हिंदी का लोग चूज करते हैं। ठीक है, 300-300 नंबर के होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो बाकी के सारे एग्जाम दिए हुए बेकार हो जाते हैं। फिर आपके 4 पेपर होते हैं जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट में आपका हिस्ट्री, कल्चर, हमारा समाज, ठीक है, और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 250 नंबर का होता है जीएस फर्स्ट पेपर। और ये मान के चलिए हिंदी माध्यम के लिए सबसे यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत विशेष भी इशू नहीं होता। तो जीएस फर्स्ट पेपर में अगर आप 100 नंबर तक आप अगर ला लेते हैं तो आपके बहुत सारे पाप धुल जाएंगे। ये हो गया। फिर आता है जीएस सेकेंड पेपर। जीएस सेकेंड में आपकी पॉलिटी आती है। ये भी 250 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी आती है, राज्य व्यवस्था आती है, प्रशासन से रिलेट करके मुद्दे आते हैं, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर। ये भी 250 नंबर का होता है। यहाँ पर हिंदी माध्यम में थोड़ा सा एक मटेरियल को लेकर के इशू उत्पन्न होता है। हालांकि मटेरियल बहुत है लेकिन क्वालिटी मटेरियल कम होता है। इसलिए अगर आप यहाँ 80-90 नंबर ले आते हैं तो आपके लिए बेनिफिट। फिर आता है आपका जीएस थर्ड पेपर। जीएस थर्ड पेपर में आपके सामाजिक एवं आर्थिक विकास, यानी हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व का उसके साथ संबंध, वो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण, साइंस एंड टेक, ये सारे क्वेश्चन यानी एक टफ बना दिया जाता है। तो यहाँ हिंदी माध्यम के 60 से 70 नंबर, 80 नंबर तक, और कोशिश करोगे तो 80 नंबर तक आराम से अगर पहुंचा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर आता है एक पेपर जिसको हम एथिक्स के नाम से जानते हैं, और एथिक्स में अभी तक जो हाईएस्ट नंबर रहे हैं वो निशान जैन जी के रहे हैं, 126 नंबर। ओके, जीएस 4 में लैंग्वेज का विशेष इशू नहीं होता, बस आपका सिलेबस अगर बढ़िया कवर है, आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप मुद्दों को लेकर के उसके दोनों यानी एनालाइज करते समय आप सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को पकड़ते हैं, तो आपका जीएस फोर्थ पेपर में आपको अगर 120 नंबर मिल जाते हैं तो आपके वो सारे पाप धुल जाएंगे। तो 1000 नंबर का आपका जीएस पेपर होता है। और उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, यानी अगर आपने हिस्ट्री ली तो उसके 2 पेपर होंगे 250 नंबर के। तो ये इसके सिलेबस को आपको ऑप्शनल को घोल के पी जाना है। ऑप्शनल में अगर 300 प्लस नंबर आ गए तो आपके बहुत सारे पाप धुल जाएंगे। और अगर आपके जीएस में आपके कम नंबर भी रहे तो भी आपको कोई विशेष 10-20-50 नंबर अगर वहां कम हो गए और यहाँ आपने बढ़ा लिए तो आपको बहुत हेल्प मिलने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिसेस का लगभग 60% आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप 8 मिनट में 200-250 शब्द लिख लेते हैं और दिए हुए समय पर अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और 500 का ये हो गया तो लगभग 1500 का ये बन जाता है, और 250 नंबर का आपका ए से होता है। खंड ए और बी से 2 ए से लिखने होते हैं, आपको 4-4 ए से दिए जाते हैं। ऐसे में भी आपको लैंग्वेज का विशेष इशू नहीं होता। आपके बाकी सारे टॉपिक, आपकी न्यूज एनालिसिस क्षमता आपको ऐसे लिखने में मदद करती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा एक जो वर्ड समरी होती है ना, वो आपको बहुत मिल जाती है। अगर आप रोज नई नई चीजें पढ़ते हैं, कुछ ऐसे आलोचनात्मक निबंध, है ना, इंटेंजिबल साइट्स वगैरह कुछ चीजों पढ़ते हैं तो आपको वो ऐसे में मदद करती हैं, और आपको यहाँ पर 150 नंबर, 140 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हैं।
यानी कुल मिलाकर के अगर 8 से 850 नंबर आप मेंस में ले आते हैं तो ये 100% मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर इससे भी कम हुए तो दिक्कत में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका 1750 नंबर का आपका मेंस होता है और 1750 में आपको लगभग 800 850 नंबर लाने हैं। अगर मेरिट इंप्रूव करना है तो 900 950 नंबर आपको लाने हैं अगर आप टॉप 100 में आना चाहते हैं तो। बात समझ में आ गई। मेंस में 4 जीएस के पेपर होंगे, दो ऑप्शन, एक ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे और एक ऐसे के पेपर होगा। कुल मिला के 7 पेपर ऐसे होंगे जो आपको मेरिट बेस होंगे। ठीक है, जो आपके फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। बात समझ में आ गई। फिर आपका 275 नंबर का होता है इंटरव्यू। 275 में इंटरव्यू जनरली एक ब्रॉड गेज में होता है, आपका दिल्ली में होता है। 3 4 5 लोगों का आपका एक पैनल होता है, बोर्ड अलाट होता है और जितनी भी वैकेंसी होती हैं उसके लगभग 2 गुने 3 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं। मान लिया वैकेंसी 1000 है तो लगभग 2500 बच्चे बुलाए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं और उनमें 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो माइंड सेट है, आलोचनात्मक रवैया अपनाना है, सकारात्मक अपनाना है। मुद्दे पर अगर आलोचना कर रहे हैं तो आपको उसको निराकरण के मुद्दे भी देने होंगे। तो इंटरव्यू की बहुत सारी क्लासेज हैं तो वो आप देख सकते हैं और इंटरव्यू के लिए दिल्ली वगैरह में फ्री गाइडेंस मिल जाता है तो वो भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपका सबसे बड़ा जो रोड़ा अटकता है वो प्रीलिम्स है, जीएस के, ये दोनों पेपर। और यहाँ पर फेल होने की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हिंदी माध्यम के 2.5 लाख लोग बैठते हैं तो ये मान लो 500 ही लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं। इतना बहुत दयनीय स्थिति है। और वो कुछ यूपीएससी की अपना अपना एक रवैया है कि यूपीएससी कहता है कि हम तो नहीं बदलेंगे भैया, आपको बदलना हो तो बदलिए। ठीक है, तो वो समानता जो आपको राइट मिला है ना कि सभी को समान समझा जाएगा, आप चाहे जिस बैकग्राउंड से आते हो, तो वो ऐसा नहीं करता। वो चीजें ही ऐसी रखता है कि बहुत सारे जो रूरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो वहां पर आपको अगर सीखना है, अगर इंग्लिश मीडियम वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और उनको compete करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीलिम्स की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हवा हवाई से काम नहीं चलने वाला। मेंस के लिए आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस में आपको जबरदस्त होना है। के कंटेंट को, आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा नंबर आपको उतने अच्छे मिलेंगे। कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप हवा हवाई बात से आपको काम नहीं चलने वाला है, आपको रिगरस से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटरव्यू के में जनरली 150 नंबर तक अगर आपको स्कोर कर ले जाते हैं तो आपका हो जाता है। फिर 206 इंग्लिश मीडियम का हाईएस्ट है, हिंदी मीडियम का अगर हाईएस्ट 196 है। इसी के बीच में अगर आप आ जाते हैं तो वेरी गुड है आपका। अगर आउटफ्लो बढ़िया है, आप बोलते अच्छा है, फीडबैक आपका अच्छा है, चीजें बदल सकती हैं। कुल मिलाकर इतना आपको करना है। शून्य से प्रिपरेशन तभी आप कर सकते हैं जब आप चीजों को आप गहराई से पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी को बेस बनाएंगे। ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे, और दूसरा आपको सभी चीजों का सिलेबस आपकी जुबान पे होना चाहिए। सिलेबस रट लिया तो पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में कितना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत है और उसमें ये डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि कितना पढ़ना है और क्यों कितना नहीं पढ़ना है। जितना जो लोग ये अंतर कर लेते हैं उनका एग्जाम आसान हो जाता है, जो लोग ये अंतर को नहीं कर पाते उनका एग्जाम मुश्किल से भरा होता है। ठीक है, तो आपको सारी चीजों पे, सारे टॉपिक पे बराबर अप्रोच लगानी है। आपको कोई सब्जेक्ट डिनाई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में जैसे पहले हिस्ट्री वगैरह में ठीक ठाक क्वेश्चन आते थे, अब वही 8 10 12 क्वेश्चन कर दिए। इंडियन पॉलिटी में पहले 20 25 क्वेश्चन आ जाते थे, अब वही 10 12 कर दिए, है ना। अन्य चीजों के वो क्वेश्चन पेपर में बढ़ा दिया, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ओके, तो ये सारी चीजें कर करके आप क्या कर सकते हैं, तैयारी को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है, मेहनत करनी है, तो चीजों को आपको बदलना पड़ेगा और अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। हवा हवाई बात करने से आपका काम चलेगा नहीं। आप सिर्फ अटेम्प्ट देते रह जाएंगे, फॉर्म भरते रह जाएंगे, पेपर देते रह जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके ये प्रीलिम्स आपके हाथ में है, मेंस आपके हाथ में है। चीजों को आसान करिए, सब्जेक्ट वही चुनिए जो आपके लिए बेहतर हो। अगर बेहतर सब्जेक्ट नहीं चुनेंगे तो दिक्कतों का सामना यहाँ भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
जो भी तैयारी में आपको दिक्कत आती है वो हमें शेयर करें, हम उसके समाधान निकालेंगे, कोशिश करेंगे और आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। तो शून्य से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये हमारा टॉपिक था, हमने उसको समझाया और आप लोग प्रिपरेशन करें, जो भी दिक्कत है दूर होगी। एनसीईआरटी हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसके अलावा जो भी आपको नए नए वीडियोस, है ना, नई नई खबरें आपको जानना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, एक्सिस IAS, ठीक है, 009, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी समस्या है 9455825402, ना, जो भी दिक्कत है तो वहां पर आपको सारा समाधान निकाला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।